चलिए अब खबरें विस्तार से और सबसे पहले खबर मेरठ से लेते हैं, जहां पर लव जिहाद का मामला एक बार फिर सामने आया है। यहां नाम बदलकर पहले तो एक शख्स एक लड़की से दोस्ती करता और फिर रेप की कोशिश करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। आरोपी का नाम नबील अंसारी है। नबील अंसारी मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोप है कि नाबालिग छात्रा की फोटो खींचकर अपने साथ उसकी एक फोटो खींचता है और इसी फोटोग्राफ के आधार पर उसे ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने की लगातार कोशिश वो करता रहता है। फोटो वायरल करने की धमकी देता है छात्रा को, और जिसके बाद यह मामला पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस ने इस लड़के की गिरफ्तारी कर ली है। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या वजह है कि मेरठ में इस तरह के वाकये बार बार सामने आ रहे हैं? जी हाँ, देखिए, मेरठ में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहाँ नबील अंसारी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स पिछले 2 साल से इस नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था और आखिरकार इसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने जा रहा था बिजली बम्बा बाईपास पर। यहाँ लोग सक्रिय हुए, लड़की चिल्लाई, उसके बाद इस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। परतापुर थाना क्षेत्र का ये सनसनीखेज मामला है। परतापुर थाना क्षेत्र में ही कुछ दिनों पहले एक और शख्स लव जिहाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसका नाम था शमशाद, और इसने महिला और बेटी को मारकर अपने ही घर में जिंदा दफन कर दिया था। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से जिस तरह से परतापुर थाना क्षेत्र में ही एक और लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, उससे यकीनन सनसनी फैली हुई है। ये बिल्कुल सही सवाल है आपका कि आखिर मेरठ में ही लव जिहाद के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की जाती है। दोस्ती करने के बाद मामले में अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक क्या एक्शन लिया है? गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कौन कौन से मामले दर्ज किए गए इस लड़के के खिलाफ? देखिए, आरोपी जो नबील अंसारी बताया जा रहा है, इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जी, तो फिलहाल मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश बता रहे थे कि लगातार इस तरह के मामले, और वो भी एक ही इलाके में, इससे पहले भी इसी इलाके में एक मामला सामने आया था जिसमें मां और बेटी की हत्या हो गई थी। जी उमेश दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, आप बता रहे थे कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत तो मामला दर्ज किया है, और क्या कार्रवाई हो रही है? इस युवक के परिजनों से कांटेक्ट हुआ है क्या? देखिए, ये युवक लिसाड़ी गेट क्षेत्र का रहने वाला है, लिसाड़ी गेट इलाके का रहने वाला है, और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कई अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया है। परतापुर थाना क्षेत्र में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसको आज जेल भेजा जाएगा। और जिस तरह से लगातार लव जिहाद के मामले यहाँ प्रकाश में आ रहे हैं, वो यकीनन बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले परतापुर के भूड़ बराल में ही लव जिहाद का ही मामला सामने प्रकाश में आया था। और इसी परतापुर में एक बार फिर से बिजली बम्बा बाईपास इलाके में ले जाकर ये युवक, ये नबील अंसारी नाम का आरोपी, युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। वहां पर लोगों ने शोर मचाया, लड़की ने शोर मचाया, और उसके बाद इस आरोपी को किसी तरह से लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मेरठ में लव जिहाद के ये मामले कब रुकेंगे, कब थमेंगे, क्योंकि एक के बाद एक अभी 15 दिन। बिल्कुल, उमेश बने रहे हमारे साथ। उमेश बने रहे हमारे साथ। 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से मेरठ में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ये 2 तस्वीर, एक 10 अगस्त की है जो कि ताजा मामला है, और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आज से कुछ दिन पहले, यानी कि 23 जुलाई की तस्वीर। मेरठ का ही यह मसला है, परतापुर इलाके का ही यह मसला है, जहां पर एक शख्स जिसका नाम शमशाद, अब वो पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन उसने यहां पर एक महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी थी। उसने भी इसी तरह से अपना नाम छिपाकर, अपनी पहचान छिपाकर महिला से संपर्क साधा था। फेसबुक पर उनकी दोस्ती होती है, फिर लिव इन में रहने लगते हैं। कई साल लिव इन में रहने के दौरान ही महिला को पता चलता है कि वो शख्स हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है, जिसके बाद भी वो महिला उसके साथ रहती है, लेकिन वो शख्स उससे शादी नहीं करता है। और आरोप कुछ लोग ये भी लगा रहे हैं कि वो लगातार धर्म परिवर्तन की बात, दबाव बना रहा था महिला पर। महिला ने धर्म परिवर्तन किया नहीं, जिसके बाद शमशाद ने उसकी हत्या कर दी, उसकी बेटी की हत्या कर दी, और दोनों के शव उसी घर के एक बेडरूम में, एक कमरे में दफना दिया था जिस घर में वो रह रहा था। और ये ताजा
ताजा मामला उसी इलाके का आप देख रहे हैं। 10 अगस्त इस लड़के की गिरफ्तारी भी हो गई है। इसने एक नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती की। फेसबुक पर ही मिलते हैं, फेसबुक पर ही दोस्ती होती है। गलत नाम, हिंदू नाम के सहारे ये दोस्ती करता है और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और इसी बीच लोगों ने इसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। चलिए एक और बड़े मसले की बात करते हैं और यह मसला जुड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लगातार एक फोन कॉल्स लोगों को आ रहे हैं, अलग अलग नंबरों से अलग अलग लोगों को। एक तरफ इस फोन कॉल में ऐसी बातें हैं जो कि समुदाय विशेष को भड़काने वाली है और दूसरी तरफ एक चेतावनी है और धमकी भी है कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को 15 तारीख को झंडा फहराने से रोका जाए। अलग अलग नंबरों से लोगों को भड़काऊ ऑडियो संदेश वाले ये फोन कॉल्स आ रहे हैं। लखनऊ के पत्रकारों को वीडियो संदेश भी मिला है। वीडियो में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झंडा रोहण से रोकने की अपील की जा रही है। पुलिस अब जांच में जुटी है। मेरठ और सीतापुर में 2 बीजेपी के विधायकों को भी इसी तरह के फोन कॉल्स आए, जिसके बाद लखनऊ के पत्रकारों के मोबाइल पर भड़काऊ संदेश वाले फोन आए हैं, वीडियो कॉल्स भी आए हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, अब किस तरह की जांच चल रही है? क्या जांच में तेजी आई है इस मसले को लेकर? क्योंकि पहले फोन कॉल्स, फिर वीडियो कॉल्स, बाकायदा वीडियो बना करके यह संदेश जारी किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्लैग ऑफ करने से रोका जाए और साथ ही समुदाय विशेष को भड़काया जा रहा है कि भारत जो है वो हिंदू देश बनने जा रहा है और मुसलमान भाई जो है हिंदुस्तान के, उन्हें जाग जाना चाहिए। इस तरह की बातें इसमें तीसरे दिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को भड़काने का काम कर रही है और सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह के भड़काऊ मैसेज दिए जा रहे हैं। पहले एक ऑडियो रिकॉर्डेड मैसेज था, एक पुरुष यूसुफ के नाम से, फिर अगले दिन एक आलिया नाम की महिला के नाम से रिकॉर्डेड मैसेज आता है और तीसरे दिन ये वीडियो जारी किया गया है। ये ज्यादातर लखनऊ के जितने पत्रकार हैं उनके मोबाइल पे इस तरह के रिकॉर्डेड ऑडियो और अब ये वीडियो आना शुरू हो गए हैं। तो ऋषभ, क्या पुलिस, क्या साइबर सेल पहुंच पाई है उस तक जहां से ये संदेश भेजे जा रहे हैं? अभी तक तो उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है क्योंकि ये सारे ही इंटरनेशनल नंबर हैं और खासतौर पे जो आ रहे VoIP एक बोलते वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके माध्यम से माना जा रहा है ये सारी कॉल्स भेजी गई हैं, ये मैसेजेस भेजे गए हैं जिनको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। कोशिश में हालांकि लखनऊ पुलिस लगी हुई है। हजरतगंज कोतवाली में इसकी FIR भी दर्ज की गई है और मैसेज से बिल्कुल साफ हो रहा है कि एक वर्ग विशेष को या आम नागरिकों को भी भड़काने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन अब पुलिस एक्शन में है, साइबर सेल एक्शन में है। देखते हैं कार्रवाई और इन तक पहुंच भी पाती है कि नहीं पुलिस, उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाकर रखिएगा और आपके पास लौटेंगे। इससे पहले मेरठ के कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल के पास इसी तरह का मैसेज आया था, भड़काऊ कॉल। अज्ञात नंबर से ये फोन उनके पास आया था। विधायक ने SSP और LIU को जानकारी दी, जिसके बाद साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी। साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले भी एक और विधायक को इसी तरह का फोन आया था, उनके पास भी कॉल आई थी और जिसमें एक ही बार दोनों ही विधायक को। उमेश हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, ये जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, ऑडियो संदेश और वीडियो संदेश, किस तरह की जांच वहां शुरू हुई है? यहाँ देखिए, सत्यप्रकाश अग्रवाल जो कि मेरठ कैंट से विधायक हैं, उनके पास ये भड़काऊ कॉल आई है। ये भड़काऊ कॉल करके एक महिला ने साफ तौर पर कई आपत्तिजनक बातें कही हैं। मेरठ कैंट के विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल आज FIR दर्ज कराने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में कई लोगों के पास ये फ़ोन कॉल्स आए हैं, कुछ पत्रकारों के पास भी लखनऊ में फ़ोन कॉल्स आए हैं, तो निश्चित तौर पर यह हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये कौन शख्स है, ये कौन महिला है जो इस तरह से फ़ोन कॉल्स कर रही है। और जो ट्रू कॉलर में सर्च किया गया तो ये बुलंदशहर के सियाना का नंबर बताया जा रहा है। मेरठ कैंट के विधायक हैं सत्यप्रकाश अग्रवाल और वो इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। LIU इस पूरे मसले की जांच कर रही है, साथ ही साथ साइबर क्राइम सेल भी इस पूरे मसले की जांच में जुट गई है। मेरठ के SP सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण का कहना है कि जल्द ही इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा जो इस तरह से लगातार
कॉल्स कर रहा है और भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, विधायक तक को नहीं छोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी नहीं है, विधायक को कॉल जा रही है, विधायक को भड़काऊ जी उमेश, मामला बेहद गंभीर है। विधायकों को कॉल जा रही है, पत्रकारों को वीडियो संदेश जा रहा है और उसमें धमकी और उसमें एक समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश हो रही है। धमकी और चेतावनी सीधे सीधे ये कि प्रधानमंत्री को झंडा भी ना फहराने दिया जाए 15 अगस्त को। तो ये बहुत ही गंभीर मसला नजर आ रहा है। कल सीतापुर से बीजेपी विधायक, उन्हें इसी तरह का धमकी भरा फोन कॉल आया था। आलिया अपना नाम बता रही थी महिला जिसकी आवाज थी इसमें, और उसने बताया कि वो वॉशिंगटन में रहती है। हालांकि उमेश, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो फोन कॉल्स वहां विधायक को आए वो बुलंदशहर के ही एक नंबर से आए थे। मेरा ये पैगाम हिंदुस्तान में रहने वाले बहन भाइयों के नाम है। मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर कर रही है। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरे तमाम मुसलमानों से अपील है कि आए हम सब मिलकर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से रोके। हमें सिखों से सीखना चाहिए जो अपनी आज़ादी और अलग मुल्क के क़याम के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान में से मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क उर्दुस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। इन फोन कॉल्स को लेकर अलग अलग थानों में मामले दर्ज हो चुके हैं। साइबर सेल भी एक्टिव है इस वक्त। और इसी बीच एक बड़ा बयान आया है अयोध्या केस में वकील रहे के पराशरण का। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे अगर 100 साल की उम्र में भी मथुरा काशी के लिए कोर्ट में खड़े होकर दलील देनी पड़े तो मैं दूंगा। मेरा विश्वास है कि उम्र मेरा साथ दे ना दे, लेकिन ईश्वर हमें शक्ति अवश्य देगा। श्री राम की ही दी हुई शक्ति पर मैंने संघर्ष किया था। आपको बता दें, इस वक्त के पराशरण, उनकी उम्र 93 साल है और 93 साल की उम्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे संघर्ष का सामना किया है। लंबे संघर्ष का सामना किया उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर। राम मंदिर की पैरवी उन्होंने की और उनकी दलीलों को, कई दलीलों को तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी माना और जीत मिली। और अब उनका कहना है कि अगर 100 साल की उम्र में वो काशी और मथुरा के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। खबर नवी मुंबई से, जहां पर 1000 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है। अफगानिस्तान के रास्ते लाया गया ड्रग्स डीआरआई कस्टम के संयुक्त ऑपरेशन से यह पकड़ा गया। ड्रग्स समंदर के रास्ते मुंबई पोर्ट पर पहुंचा था। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। डीआरआई और कस्टम का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कई कंटेनर्स की जांच जारी है। ₹1 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है। एक बड़ी रिकवरी हुई है और बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस बता रही है इसे। ₹1 करोड़ का एक बड़ी खबर है ये। ₹1 करोड़ का ड्रग्स यहां पर पुलिस ने, कस्टम विभाग ने और डीआरआई ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पकड़ा है। समंदर के रास्ते इस ड्रग्स को यहां पर लाया गया था, मुंबई पोर्ट पर पहुंचा था। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जिनसे पूछताछ के जरिए ये मालूम किया जाएगा कि आखिर ये ड्रग्स कहां से लाया गया था और सप्लाई किसे किया जाना था। लेकिन डीआरआई और कस्टम के इस ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई कंटेनर्स की अब भी जांच चल रही है कि क्या और भी यहां पर ड्रग्स मौजूद हैं। 15 साल पुराना कृष्णानंद राय हत्याकांड आज एक बार फिर सुर्खियों में है और उसकी पहली वजह है हत्याकांड के दिन का वायरल ऑडियो, जो मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच की बातचीत का बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट मुख्तार समेत कई आरोपियों को पहले ही बरी कर चुकी है। तो आपको चलिए सुनाते हैं मुख्तार अंसारी और अभय सिंह का ये ऑडियो, ये उनकी बातचीत। वो भैया एक जमीन नहीं थी रिजवान भाई, तो वहाँ बातचीत की वजह हुई, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे, हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो।
हाँ, काट ली। ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, रख रहे बात होगी। तो मुख्तार अंसारी कह रहा है काट ली चोटी मुट्ठी में है। तो आखिर कृष्णानंद राय हत्याकांड में चोटी का कनेक्शन क्या है और इसे समझना है तो एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश के इस बयान को गौर से सुनिए। इस ऑडियो में मुख्तार अंसारी और अभय सिंह आपस में वार्ता कर रहे हैं। अभय सिंह ने मुख्तार अंसारी को फ़ोन लगाकर किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और कहा कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि क्या गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। इस पर मुख्तार अंसारी ने जवाब दिया, जो बड़े ही कटाक्ष के रूप में दिया गया या अहंकार के रूप में जवाब दिया गया कि जय श्री राम। अभय सिंह इशारे को समझ गया और उसके बाद मुख्तार अंसारी ने कहा कि काट ली मुट्ठी में। इसका मतलब ये था कि श्री कृष्णानंद राय जी चोटी रखते थे। राकेश पांडे ने उनकी हत्या के बाद उनकी चोटी काट करके उठा ली। तो राकेश पांडे ने हत्या के बाद चोटी काट ली थी। ये वही राकेश पांडे है जिसका एनकाउंटर हुआ है कल और एनकाउंटर में वो मारा गया। चलिए आपको बताते हैं कि 29 नवंबर 2005 को हुआ क्या था। दरअसल 29 नवंबर 2005 का ही ये हत्याकांड जिससे पूरा यूपी दहल गया था। पूरे देश में इस हत्याकांड की चर्चा हुई थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 4 लोगों की दिन दहाड़े गोली बरसाकर हत्या कर दी गई थी। AK-47 का इस्तेमाल किया गया था इस वारदात में। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा, शूटर मुन्ना बजरंगी पर लगा और राकेश पांडे ने इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप उस पर भी लगा। तो 3 अहम किरदार। पहला मुख्तार अंसारी जो उस वक्त जेल में बंद था, जो कि उसी वक्त फोन कर अभय सिंह को जानकारी देता है कि ऐसा हो गया है और चोटी काट ली गई है, यानी कि कृष्णानंद राय की हत्या हो गई है, उनकी जान ले ली गई है। दूसरा आरोपी मुन्ना बजरंगी जिसकी जेल में हत्या हो जाती है, कुछ दिनों पहले ही उसकी हत्या हुई। और तीसरा आरोपी राकेश पांडे जो कि एनकाउंटर में कल ढेर कर दिया गया और इस मामले में तमाम आरोपी बरी कर दिए गए सीबीआई कोर्ट की ओर से, दिल्ली सीबीआई कोर्ट की ओर से सबूतों के अभाव में। और अब यह सबूत, एक बड़ा सबूत सामने आया है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, एक बड़ा सबूत इसे मानेंगे कि ना सिर्फ वो ये बता रहा है, मुख्तार अंसारी अभय सिंह को न सिर्फ ये बता रहा है कि गोलीबारी हुई, बल्कि ये भी बता रहा है कि चोटी काट ली गई है, यानी कि उसे हर एक बात की जानकारी थी। सिर्फ ये नहीं कि हमला होने वाला है कृष्णानंद राय पर, सिर्फ ये नहीं कि गोलीबारी हो रही है, ये भी कि वो मारा गया है, कृष्णानंद राय की हत्या हो चुकी है। ये पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास थी। देखिए, इसको पूरी घटना को समझने के लिए आप जो है 2005 की उस चर्चा को समझिए कि जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तो उसके बाद 2 बड़ी चर्चा थी जो करहल क्षेत्र कहलाता है जहां पर ये वारदात हुई थी कि कृष्णानंद राय की चोटी काट ली गई। कृष्णानंद राय चोटी रखते थे, वहां पर उनके जो जनजातीय लोग थे, वहां पर जो भूमिहार समाज है वो चोटी रखता था, चोटी काट ली गई, ये चर्चा वहां पर थी। और चर्चा इस कदर थी कि चोटी वो बाद में जो है उनको मुख्तार को चोटी दी गई, खुद राकेश पांडे की ओर से दी गई, ऐसे तमाम सारी चर्चाएं थी। और राकेश पांडे अब तो चूंकि आईजी एसटीएफ ने भी बात कह दी है, तो वो चर्चा जो उस वक्त आज से 15 साल पहले हुई थी, वो चर्चा अब एसटीएफ की जांच में आ गया है, जिसको अभी आईजी एसटीएफ बोल भी रहे थे। दूसरी जो चर्चा थी कि चोटी काट ली गई और उसका उनको मुख्तार को इस बात की खबर थी, तो ये उस दिनों भी चर्चा में आया था कि मुख्तार जेल से में अंदर थे, लेकिन मुख्तार के पास जो फोन था उस पर पूरी जो भी लोग वारदात करने गए थे उनको उस फोन पर ये पूरी वारदात मुख्तार ने कहा था कि मुझको एक एक गोली की आवाज सुनाई देनी चाहिए। हालांकि हम इस चर्चा की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चर्चा थी उस पूरे इलाके में पूरे वारदात के बाद, वो चर्चा और ये जो अब पड़ताल सामने आ रही है, इनमें देखिए तो कहीं ना कहीं सिलसिलेवार बिल्कुल उपेंद्र, वो चर्चा अब सही साबित होती दिख रही है इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद।
लेकिन हैरानी और दुर्भाग्य देखिए कि सबूतों के अभाव में ही वो बरी हो जाता है इस मामले में। और अब एक अहम ऑडियो क्लिप सामने आता है जिसमें पता है कि उसे हर एक इंसिडेंट की जानकारी थी। जिस दिन हत्याकांड होता है, कब क्या हो रहा है, मुख्तार अंसारी को सब कुछ पता होता है। आप बने रहे हमारे साथ। कल लखनऊ में एनकाउंटर में मारे गए राकेश पांडे को क्यों हनुमान कहा जाता था, आखिर उसके पीछे क्या वजह है, यह भी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने साझा किया है। इस पर भी जानकारी दी है, सुनिए जरा। जी हाँ, हनुमान उर्फ राकेश पांडे मुख्तार अंसारी के साथ जेल में था इसी घटना में। और इस पर और हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी की सेवा में लगा रहता था। क्योंकि राकेश पांडे भोजन बहुत अधिक मात्रा में करता था, इसलिए मुख्तार अंसारी ने राकेश पांडे का नाम हनुमान रख दिया था। ये भी एक कटाक्ष ही था, लेकिन अपने शूटरों को मुख्तार इसी तरह ट्रीट किया करता था। हमारे साथ मौजूद है उपेंद्र। ये तो समझ में आ गया कि आखिर उसे हनुमान पांडे क्यों कहा जाता था, लेकिन ये बताइए इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद इस मामले की जो इस वक्त जो गति चल रही है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये ऑडियो वायरल हुआ है वैसे ही जो अलका राय हैं वो भले ही अभी एक होम आइसोलेशन में है, लेकिन उन तक ये बात पूरी पहुंची है। और पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने हाईकोर्ट में जब ये फैसला आया था, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी। इसके साथ ही साथ इसको डे बाय डे इस मुकदमे की सुनवाई के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। तो ये अब तय माना जा रहा है कि चूंकि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद और जांच में ये साबित होने के बाद अब इस मुकदमे में एक बार फिर तेजी आएगी और जो कोर्ट भी शायद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर। उपेंद्र, ये भी जानकारी चाहेंगे, दर्शक भी ये समझना चाह रहे होंगे कि आखिर 15 साल बाद ये ऑडियो कहां से वायरल हुआ है, अब तक कहां था ये ऑडियो क्लिप, क्यों पुलिस इस बातचीत तक नहीं पहुंच पाई, वो भी तब जब जो मेन आरोपी वही बात कर रहा है और वो उस वक्त जेल में मौजूद था। देखिए, बिल्कुल ये बात समझने लायक है कि अब ये ऑडियो क्यों वायरल, एसटीएफ के पास अब ये अचानक जो है ऑडियो कैसे आ जाता है, क्योंकि इसमें जो पूरा एनकाउंटर हुआ भी है इसमें वाराणसी एसटीएफ के भी कुछ लोग थे। अब इसको आप 1 महीने पहले 2 महीने पहले के कार्यकाल से समझ। जी चलिए, आप इस पर पूरी नजर बनाए रखिएगा, आगे की प्रक्रिया पर क्या कुछ हो रहा है हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा ऑडियो क्लिप, बड़ा खुलासा इस ऑडियो क्लिप के जरिए सामने आया है। न्यूज़ 18 ये खबर लेकर आया। फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन पर इतना ही।